पीछे खड़े व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एक सैन्य परिवार के वारिस के रूप में किसी स्कूल में एक लड़की को धमकाना कतई शोभा नहीं देता, और फिर वो भी तुम्हारी मंगेतर है। अगर यह खबर बाहर चली गई तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना? राघव ने आर्यन को देखकर अपने गुस्से को कंट्रोल किया और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह आप हैं मिस्टर आर्यन। फिर उसने अन्ना की ओर देखा और कहा, यह मेरी मंगेतर है। यह कुछ ऐसी हरकतें कर रही है जो इसे नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए मैं थोड़ा नाराज हो गया। मुझसे सहन नहीं हुआ। और मंगेतर, आर्यन की आवाज में ठंडापन था जिसमें कहीं ना कहीं एक दबदबा हुआ खतरा भी था। राघव एक पल को अनिश्चित हो गया कि क्या जवाब दे। अन्ना ने जल्दी से अपना कॉलर ठीक किया जिसे राघव ने कुछ देर पहले पकड़कर खींच लिया था। क्या तुमने अभी अभी कहा था कि तुम सगाई तोड़ रहे हो? अन्ना के ये शब्द राघव को चिढ़ाने के लिए काफी थे। तुम इतनी बार सगाई तोड़ने की बात क्यों कर रही हो? अन्ना एक पल के लिए रुकी, फिर तंज भरे अंदाज में बोली, तुम डांट खाने के बाद भी इसे नहीं तोड़ रहे। तुम इतने चंचल क्यों हो? राघव को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे जवाब दे। आर्यन की भौहें हल्की सिकुड़ गई। वह दोनों को झगड़ते देख रहा था जैसे आसपास कोई और मौजूद न हो। किसने कहा मैं सगाई तोड़ रहा हूँ? राघव ने झुंझलाहट में जवाब दिया। अन्ना, तुम बस इंतजार करो, मैं आज ही घर जाकर हमारे बीच की शादी का यह समझौता खत्म कर दूंगा। अन्ना ने हल्का सा कंधा उचकाया और कहा, ठीक है। राघव के भीतर एक अजीब सी जलन थी। यह ऐसा गुस्सा था जो उसने बचपन से कभी महसूस नहीं किया था, और यह गुस्सा उसे किसी और ने नहीं बल्कि अन्ना ने दिलाया था। उसने गहरी सांस ली, अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और फिर अपने साथियों को इशारा किया कि वह जा रहा है। अन्ना ने हल्की सी मुस्कान छुपाई और सही शब्द ढूंढते हुए हल्के स्वर में बोली, मेल। राघव, जो अभी अभी कुछ कदम चला था, ठिठक गया। उसकी मुठियां भींच गई, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और गुस्से से तेजी से वहां से चला गया। भीड़ में खड़े स्टूडेंट धीरे धीरे गॉसिप करने लगे। क्या क्लास एफ की अन्ना ने क्लास 1 के राघव सिंघानिया को हरा दिया? यह एक असामान्य घटना थी। अतीत में अन्ना को हमेशा अनदेखा किया जाता था, उसे हाशिए पर रखा जाता था, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल गई थी। आर्यन की तीखी आंखें भीड़ पर दौड़ी और उसने कहा, कर्ण। समझ गया। कर्ण ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी उंगलियां चटकाई। काले सूट पहने दो बॉडीगार्ड जो आर्यन के पीछे खड़े थे तुरंत आगे बढ़े। भीड़ में मौजूद लोग समझ गए ये सिर्फ साधारण बॉडीगार्ड नहीं है। उनकी आंखों में वह धार थी जो सिर्फ उन लोगों में होती थी जिन्होंने असली खून खराबा देखा हो। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी और स्कूल की घंटी बजते ही सब वापस अपनी अपनी क्लासों की ओर बढ़ गए। अब वहाँ केवल 2 ही लोग बचे थे, अन्ना और आर्यन। अन्ना ने सिर उठाकर आर्यन की ओर देखा, फिर उसकी नजरें उसके पीछे खड़े बॉडीगार्ड पर गई। उसके दिल में एक अजीब सा विस्मय हुआ। ये लोग, ये वाकई में पूर्व स्पेशल फोर्स के सैनिक हैं। तुमने अपने बाल क्यों कटवा लिए? आर्यन ने अन्ना के बालों पर नजर डाली। उसकी आंखों में हल्की सी नाराजगी की झलक थी। अच्छा, कम से कम देखने में बहुत बुरा तो नहीं लग रहा। जैसे ही उसने कहा, उसके हल्के से अन्ना के बालों को बिखेर दिया। अन्ना ने तुरंत सिर घुमाया। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। क्या हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं? वह इस आदमी से सिर्फ एक ही बार मिली थी और उनके बीच कोई खास बातचीत भी नहीं हुई। फिर भी आर्यन ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह उसे बहुत अच्छे से जानता हो। अन्ना, क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना कि राघव तुम्हें परेशान कर रहा था। उसने तुम्हें धमकाया तो नहीं? रोहिणी तेजी से आगे आई और अन्ना के सामने रुक गई। उसके चेहरे पर गहरी चिंता झलक रही थी। अन्ना के होठों पर हल्की सी मुस्कान खेल गई। क्या रोहिणी सच में इतनी चिंतित थी, या फिर हमेशा की तरह तमाशे का मजा ले रही थी? और अब अचानक वह हमदर्द बहन बनने की कोशिश कर रही थी। अगर तुम थोड़ा और ड्रामा कर लो तो शायद मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूं, अन्ना ने ठंडे लहजे में कहा, बिना किसी दया के। वैसे भी यह अफवाह उड़ाने वाली तुम ही थी ना? रोहिणी का चेहरा तुरंत उतर गया। उसकी आवाज में हल्का सा गुस्सा और चोट का एहसास था। क्या तुम्हें मुझ पर शक है अन्ना? उसने पूछा। उसकी आंखों में हैरानी थी। उसने आर्यन की ओर देखा, शायद यह उम्मीद करते हुए कि वह शख्स उसका पक्ष लेगा। आर्यन की आंखों में हल्की सी चमक उभरी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा।
तुम्हें क्या लगता? अन्ना की हल्की मुस्कान बेहद ठंडी थी। उसकी नजरें रोहिणी पर टिकी थी। कुछ पलों के लिए रोहिणी के चेहरे पर असली चोट का एहसास दिखा, लेकिन फिर उसने अपनी उदासी आंखों से आर्यन की ओर देखा। हालांकि न तो अन्ना कुछ बोलने वाली थी, न ही आर्यन। अन्ना के हाव भाव ही काफी थे, जो साफ साफ इशारा कर रहे थे, चाहो तो और नाटक कर लो। रोहिणी ने अपने होठ दबाए, जैसे खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रही हो। वह जानती थी कि अगर उसे अन्ना से कुछ फायदा चाहिए तो उसे किसी और तरीके से कोशिश करनी होगी। आखिरकार उसने धीरे से पूछा, अन्ना, यह आदमी कौन है? अन्ना की आंखों में हल्की उदासीनता झलकी। उसने रूखेपन से कहा, तुम्हें जानकर क्या करना? रोहिणी बचपन से ही चालाक और अवसरवादी थी। उसकी सहानुभूति अक्सर सिर्फ दिखावा होती थी, इसके अलावा वह कभी भी मासूम नहीं रही थी। अन्ना की बेरुखी से वह एक पल के लिए चौंक गई। उसने आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी, लेकिन उसने खुद पर संयम रखा। अन्ना, मैंने हमेशा तुम्हें बहन माना है और तुम मेरे साथ ऐसा कह रही हो। रोहिणी गुस्से से फूट पड़ी। अब से मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगी। इतना कहकर वह आंसू बहाती हुई वहां से भाग गई। अन्ना ने सिर्फ एक ठंडी हंसी के साथ उसे जाते हुए देखा। कुछ दूर खड़े करण ने रोहिणी को भागते देखा और फिर अन्ना की ओर देखा। आर्यन ने पहले ही स्थिति समझ ली थी, लेकिन फिर भी उसने पूछा, वो कौन थी? अन्ना ने आर्यन की ओर देखा, फिर बिना दिलचस्पी के कहा, बस एक ड्रामा क्वीन। उसे अपने अभिनय के लिए कोई अवार्ड मिलना चाहिए। आर्यन ने हल्का सा सिर झुकाया। उसकी आंखों में दिलचस्पी चमक रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? अन्ना ने सीधे सवाल किया। आर्यन के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। तुम क्या सोचती हो? अन्ना को अचानक सतर्कता महसूस हुई। उसने कर्ण और उसके पीछे खड़े दो सैन्य को देखा। तुम लोग कौन हो? यही वह पल था जब अन्ना को एहसास हुआ वह इस दुनिया में कितनी अकेली और अजनबी महसूस कर रही थी। हालांकि उसके पास अपने पिछले जन्म की यादें थी, फिर भी यह सब कुछ सीमित लग रहा था। अगर उसे इस दुनिया में अपनी जगह बनानी थी तो उसे यह सब कुछ समझना होगा। उसे जानकारी चाहिए थी। आर्यन को यहाँ होना महज इत्तेफाक हो सकता था, लेकिन अन्ना को यकीन नहीं था कि वह जानबूझकर उसे ढूंढ रहा था। आखिर वह कौन सा ऐसा खास इंसान थी जिसे कोई ढूंढे? आर्यन ने उसकी उलझन भरी नजरों को समझते हुए धीरे से कहा, याद रखना, मेरा नाम आर्यन सिंह है। उसे अपनी पहचान की जगह सिर्फ अपना नाम बताया। अन्ना जानती थी कि यह आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था। राघव और बाकी लोगों का उसके प्रति व्यवहार इस बात को साफ कर रहा था। अभी के हालात को देखते हुए अन्ना नहीं चाहती थी कि वह ऐसे लोगों से संबंध रखे। मुझे अब क्लास में जाना, उसने धीरे से कहा। क्या कोई फर्क पड़ता है तुम वहां जाओ या नहीं? आर्यन ने हल्का चिढ़ाते हुए कहा। अन्ना ने उसकी ओर घूरकर देखा। उसे पता था कि आर्यन उसे चिढ़ा रहा है। आखिरकार उसका पूरा आदमी जानता था कि अन्ना सबसे निचले स्तर की स्टूडेंट थी। नियमों का पालन करना एक जरूरी चीज है, उसने गंभीरता से जवाब दिया। चाहे कुछ भी हो, अनुशासन उसके स्वभाव में था। वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, लेकिन उसका अनुशासन तोड़ना उसकी आदत नहीं थी। आर्यन ने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुराया। मैं तुम्हें स्कूल के बाद लेने आऊँगा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। अन्ना ने हल्के सी बोहे चढ़ाई, यह सोचते हुए कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वह मुड़कर क्लास की ओर बढ़ गई। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम बढ़ाए, आर्यन ने फिर से उसे आवाज़ दी, सिया। अन्ना ठिठक गई। उसका दिल एक पल के लिए तेजी से धड़कने लगा। करण और बाकी लोग भी थोड़ा हैरान थे। क्या आर्यन उसे इसी नाम से बुलाने वाला था? अन्ना याडली ने ठहरकर सख्त आवाज में पूछा। हाँ, उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं थे, मानो यह नाम उसके लिए मायने ही नहीं रखता। उसके लिए नाम सिर्फ एक पहचान थी, ठीक वैसे ही जैसे उसका अपना नाम अतीत में कुछ और था। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ लोगों को यह नाम इतना रोचक क्यों लग रहा था। आर्यन के चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कान थी। कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें पुकारना चाहता था। अन्ना की बोहें तन गई। क्या यह लड़का पागल है? उसने आर्यन को एक ठंडी नज़र से देखा, फिर मुड़कर सीधी क्लास की ओर चल पड़ी। आर्यन ने अपनी टाई को ठीक किया और गर्दन घुमाई। उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान खेल रही थी।
उसने असिस्टेंट से पूछा, करण क्या तुम्हें नहीं लगता कि जब वह गुस्से में होती है तो और भी सुंदर लगती है? करण ने हल्का सा सिर हिलाया। मिस्टर सिंह, अन्ना यार्डली पहले से ही काफी आकर्षक है। कर्ण जानता था कि आर्यन के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है। कोई भी समझदार व्यक्ति जानबूझकर उस व्यक्ति को परेशान नहीं करेगा जिसे वह इम्प्रेस करना चाहता है। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ आंखें थोड़ी सी खोल ली और करण तुरंत समझ गया और बोला, ओ मिस्टर सिंह, आप सही कह रहे हैं। मिस अन्ना सबसे आकर्षक तब लगती है जब वह गुस्से में होती है। आर्यन ने हल्के से होठ बीचे और सिर हिलाते हुए कहा, चलो चलते हैं। इसके साथ ही वह अपने लंबे कदमों से आगे बढ़ा और बाहर निकल गया। कर्ण और उसके साथी 2 बॉडीगार्ड ने तुरंत उसका पीछा किया। कक्षा F, अन्ना यार्डली की बदली हुई छवि। इस समय क्लास F में खाली PDF चल रही थी, इसलिए जब अन्ना क्लास में लौटी तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन हर किसी की नज़र अन्ना पर थी। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी, क्या यह वही अन्ना है? अतीत में अन्ना कक्षा F की सबसे अनदेखी छात्र थी। उसकी मौजूदगी में अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता था। पूरे स्कूल में उसकी पहचान बस एक असफल छात्रा की थी जो हमेशा पीछे रहती थी। लेकिन अब लोग फुसफुसाने लगे, क्या सच में यह वही लड़की है? क्या यह भी उन उपन्यासों की तरह जहाँ कोई शक्तिशाली आत्मा किसी कमजोर शरीर में प्रवेश कर सब कुछ बदल देती है? हालांकि कोई भी इस पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर रहा था। कुछ लोगों का मानना था शायद अन्ना हमेशा से प्रतिभाशाली थी, लेकिन उसने अब तक अपनी क्षमताओं को छुपा रखा था। स्वाभाविक रूप से अन्ना को यह सब नहीं पता था, और अगर उसे पता चलता तो शायद वह मुस्कुराते हुए उनसे पूछती, उनके मन में यह विचार आया कैसे? सोनू ने अन्ना के साथ बैठे लुकास को घूरा, अन्ना पर नजर डाली, फिर रवि के इशारे से कुछ कहा और सभी स्टूडेंट फिर से अपने डेस्क पर कानाफूसी करने लगे। सोनू की नजरें क्लास लीडर लूसीफर की ओर उठी, जो दूसरी तरफ आराम से बैठा था, पूरी स्थिति की बेपरवाह दिख रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि अन्ना ने सभी जिज्ञासा को जगा दिया था। स्कूल में फैली अफवाहें, दिन की क्लास समाप्त हो गई। अब पूरे पोलारी एकेडमी में अन्ना को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ रही थी। ग्रेड 2 क्लास F की अन्ना, जो पूरे स्कूल में 4 कचरा में एक मानी जाती थी, आज कक्षा 1 के मिस्टर राघव से भिड़ने वाली थी। पोलारिस एकेडमी में 4 स्टूडेंटों के एक समूह को 4 कचरा कहा जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये चारों स्कूल अकादमी में सबसे कमजोर माने जाते हैं। अन्ना भी इसी समूह का हिस्सा था और वह गर्व से इसे स्वीकार करती थी। उसकी हिम्मत की कोई सीमा नहीं थी। क्या उसे डर नहीं लगा? कौन जाने। अरे देखो, अन्ना वही खड़ी है, एक लड़की ने अपनी सहेली के कंधे पर हल्का सा धक्का देते हुए कहा। सामने एक खूबसूरत और आत्मविश्वास से बड़ी लड़की खड़ी थी, लेकिन वह बाकी स्टूडेंट से थोड़ी सी अलग दिख रही थी, कुछ अलग, कुछ बदली हुई। गोल चेहरे वाली एक प्यारी लड़की ने धीरे से फुसफुसाया, क्या यह सच में वही अन्ना? हाँ, लेकिन तुम्हें क्या हो गया? मुझे लगता है कि वह बहुत समझदार है, लेकिन अब लग रहा है कि मैंने अब तक कुछ नहीं देखा था। आज जब अन्ना स्कूल के गेट पर पहुंची तो उसने एक चमचमाती हुई गाड़ी देखी। यह गाड़ी बाकी लग्जरी गाड़ियों के बीच अलग ही लग रही थी, और यह सिर्फ कार नहीं, यह वही कार थी जिसे वह पहले चला चुकी थी। लेकिन इससे भी खास बात यह थी कि यह कार एक खास जगह खड़ी थी, जो केवल स्कूल के सबसे सम्मानित मेहमानों और उच्च पदों पर बैठे लोगों के लिए बनाई जाती थी। जब अन्ना स्कूल के गेट के बाहर निकली तो उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक भीड़ खड़ी है। वे चुपचाप आपस में चर्चा कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें धीमी थी। वे नजरें गड़ाए देख रहे थे, पर पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे भीड़ तितर बितर होने लगी। अन्ना ने हल्की हंसी के साथ सोचा, शायद यह कार इतनी खास नहीं है जितना कि वह व्यक्ति जो इसमें बैठा है। कार के सामने झुके हुए आर्यन ने लापरवाही से सिगरेट के कस भरे। धुएं की हल्की परत ने उसके चेहरे को ढक लिया। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जो उसके व्यक्तित्व को और भी प्रभावशाली बना रही थी। असल में वह कार के अंदर भी इंतजार कर सकता था, मगर उसका धैर्य जवाब देने लगा था। उसे डर था कि अन्ना उसे ढूंढने में असफल न हो जाए, इसलिए वह खुद ही बाहर आकर खड़ा हो गया। आर्यन के इस रवैये को देखकर कर्ण के चेहरे पर हल्की सी नापसंदगी झलकने लगी। उसने हल्की नाराजगी के साथ कहा, मिस्टर सिंह,
आपकी कार पहले ही लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है, ऊपर से यहाँ इस तरह खड़ा होना। जैसे उसने देखा कि एक दुबली पतली लड़की पोलास अकादमी से बाहर निकली। आर्यन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने हदीरता जैसे हवा में घुल गई। उसने सिगरेट के बट को जमीन पर फेंका और जूते से कुचल दिया। फिर कर्ण ने एक महकता हुआ रुमाल आगे बढ़ाया, उसने अपने हाथ गूंजे। जैसे ही वह संतुष्ट हुआ, उसने रुमाल वापस कर्ण को उछाल दिया और फिर सीधे अन्ना की ओर बढ़ा। अन्ना उस वक्त दोराहे पर खड़ी थी। वह सोच रही थी घर जाने के आरव के साथ कार में बैठे या फिर एक्सरसाइज का हिस्सा मानकर दौड़ते हुए चले जाए। भले ही आर्यन उसका इंतजार कर रहा था, मगर वह जानती थी कि उसने उसे बुलाया नहीं है। क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? एक गहरी आवाज के साथ अचानक उसके सामने एक लंबा चौड़ा हैंडसम आदमी आ गया। अन्ना ने धीरे से सिर उठाया और सामने खड़े आर्यन को देखा। उसकी हल्की तंबाकू मिश्री सुगंध उसके नाखूनों में भर गई, मगर ये एक अजीब तरह की ताजगी भरी थी नहीं। उसने हल्की घबराहट में इधर उधर देखा, अपना बैग कसकर पकड़ लिया और खुद दौड़ने के लिए तैयार करने लगी। आर्यन ने तुरंत अपनी बोई चढ़ाई और सवाल किया, तो तुम फिर घर क्या कर रही हो? घर जा रही हूँ, कार में बैठो। आर्यन का लहजा ऑर्डर का था। अन्ना शॉक्ड होकर उसे देखती रह गई और बोली, क्यों? हालांकि वह औरतों की तुलना में लंबी थी, लेकिन आर्यन के सामने खड़ी होने पर पहली बार महसूस हुआ कि वह का वाकई कद और काठी में बहुत बड़ा था। आर्यन की आंखों में हल्की सी शरारत उभरी। मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, अन्ना ने सिर हिलाते हुए ठोस लहजे में कहा। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। यह कहते ही उसने तेजी से मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके अगले कदम से पहले ही आर्यन झुका और बिना किसी प्रयास के उसे कंधे पर उठा लिया। अन्ना को पहले झटका लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन ऐसा कुछ करेगा। जैसे ही उसके पैरों ने जमीन छोड़ी, उसे एहसास हुआ कि आर्यन के कंधों पर थी। आर्यन, क्या कर रहे हो? पहली बार अन्ना खुद को इस कदर असहाय महसूस कर रही थी। आर्यन ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें घर ले जा रहा हूँ, या फिर चाहो तो मेरे घर चल सकती हो। अन्ना झटपट खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी ताकत आर्यन के सामने कुछ भी नहीं थी। इस पूरे दृश्य को देखने वाले लोगों के बीच हलचल मच गई। वहां मौजूद पुरुष इस दिलचस्प नज़ारे को देख रहे थे तो कुछ महिलाएं ईर्ष्या और प्रशंसा भाव से भर गई। अन्ना इस अपमान से जल उठी। आखिरकार वह कभी पूर्वी सैन्य क्षेत्र की सबसे सर्वोच्च कमांडर हुआ करती थी। उसके साथ पहले कभी इस तरह का व्यवहार नहीं किया गया था। आर्यन के कदम तेजी से कार की ओर बढ़े। उसने अन्ना को बेझिझक कार में बैठाया और दरवाजा बंद कर दिया। करण की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। उसने तुरंत कार स्टार्ट की और तेजी से चलाने लगा। उसे डर था कि कहीं अन्ना कूदकर दूर न भाग जाए। इसी बीच दूसरी ओर आरव कार के दरवाजे से टिककर यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। रोहिणी जो कार में बैठी थी, उसकी नजरें ईर्ष्या से भर गई। उस कार का पीछा करो, समझ गया? कार के अंदर अन्ना का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आर्यन ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम गुस्से में होती हो तो बड़ी प्यारी लगती हो, हमेशा की तरह रूखी और गंभीर नहीं। इतना कहकर उसने हल्के से उसके गाल छूने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले वह सफल होता अन्ना का हाथ उठा और आर्यन के गाल पर एक करारा तमाचा पड़ा। कार के अंदर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्ण ने चौकन्ना होकर शीशे में देखा। उसकी निगाहें अनायास ही कार के सामने रखे छोटे दराज पर गई, जहां एक गन मौजूद थी। आर्यन की मुस्कान हल्की गहरी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ सिर के पीछे टिकाए और धीमी से कहा, एक लड़की को बार बार हत्या करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, यह बहुत अनफेयर है। अन्ना ने उसे एक ठंडी नजर से घूरा। उसकी आंखों में एक अलग ही इरादा झलक रहा था, लेकिन आर्यन बस हल्के से मुस्कुराया। हालांकि अन्ना को अभी भी नहीं पता था कि आर्यन उसे कहाँ और क्यों ले जा रहा है। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उसने शांत आवाज में पूछा। आर्यन ने लैपटॉप पर पकड़ मजबूत करते हुए कहा, क्या मैंने पहले नहीं कहा था मैं तुम्हें घर लेकर चल रहा हूँ? अन्ना के माथे पर हल्की सी शिकन उभर आई। यह आदमी आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है? सर, कोई हमारा पीछा कर रहा है, कर्ण ने धीमी आवाज में कहा। रिव्यू मिरर में पीछे चल रही कार पर नजर रखते हुए यह सुनते ही अन्ना ने भी शीशे में देखा। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी झलकने लगी।
क्या यह वही लोग हैं? आर्यन ने पहले अन्ना की ओर देखा और लापरवाही से रिव्यू मिरर में जाकर उन्हें भाग जाने दो, चिंता मत करो। करण ने सिर हिलाया। जी सर। इसके बाद कार ने अचानक गति पकड़ ली। झटके की वजह से अन्ना का शरीर हल्का सा झुक गया क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी। भले ही उसका संतुलन अच्छा था, फिर भी वह थोड़ी अस्थिर हो गई। आर्यन ने तुरंत आगे बढ़कर सीट बेल्ट पकड़कर उसके शरीर के आर पार बांध दी, जिससे वह सुरक्षित हो गई। इस दौरान दोनों के बीच हल्का शारीरिक स्पर्श हुआ, जिससे अन्ना असहज हो गई और उसने नाराजगी से मुंह फेर लिया। ड्राइवर चाहे कितना भी कुशल क्यों न हो, ट्रैफिक नियमों का पालन जरूरी होता है। आर्यन के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी आंखों में वही ठहराव था जिससे अपने मन की बात को समझना मुश्किल हो जाता था। अन्ना चुप रही। मैडम, हमने उन्हें खो दिया, कर्ण ने कार चलाते हुए कहा। दूसरी तरफ एक और कार में बैठी रोहिणी ने गुस्से से घूरा। खो दिया? तुम लोग इतनी निकम्मी कैसे हो सकते हो? एक कार का पीछा तक नहीं कर पाई। मैडम, वो कार बहुत तेजी से मुड़ी, हम चाहकर भी नहीं पकड़ पाई। रोहिणी ने झुंझलाते हुए सांस भरी, लेकिन फिर अचानक कुछ सोचकर चुप हो गई। आमतौर पर वह इतनी जल्दी अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करती थी, लेकिन जब से अन्ना लौटी थी तब से उसे लगातार अपमान सहना पड़ रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसका पूरा प्लान बेकार हो गया है। उसी वक्त उसका फोन बजा। रोहिणी, यह मैं हूँ, राघव। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। क्या बात है, आज शाम को डिनर साथ में करें? ठीक है, रोहिणी ने धीरे से कहा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। फोन रखते हुए उसने सड़कों पर बढ़ती कारों को देखा और बुदबुदाई। अन्ना, मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी, अन्ना ने आगे कहा। आर्यन ने उसे झूठ नहीं बोला था, वह सच में उसे घर ले जा रहा था, रायगढ़ के सबसे प्रतिष्ठित इलाके। यार्डली मैंशन के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात था। उसने दूर से ही एक सिल्वर लग्जरी कार को आते देखा और आगे बढ़कर उसे रोकने का इशारा किया। कार में बैठे कर ने बिना कुछ कहे एक ब्लैक कार्ड उसकी ओर बढ़ा दिया। गार्ड ने कार्ड देखते ही तुरंत अपना रुख बदल लिया। उसने चेहरे पर गंभीरता आ गई। वह झुकते हुए बोला, माफ कीजिएगा सर, कृपया अंदर आइए। कर्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कार्ड वापस लिया और कार आगे बढ़ा दी। सिक्योरिटी गार्ड की आंखों में हैरानी थी। यार्डली मैंशन कोई आम जगह नहीं थी। यहाँ सिर्फ वही लोग रहते थे जिनका प्रभाव पूरे देश में था। इस इलाके में 3 खास तरह के कार्ड थे। लाल कार्ड सेना से जुड़े हुए लोगों के लिए, चांदी कार्ड बड़े राजनीतिक परिवारों के लिए, काला कार्ड सबसे ऊंचे दर्जे के लिए जिन्हें विशेष अनुमति प्राप्त थी। गार्ड को समझ नहीं आ रहा था कि कार में बैठा इस युवक की असली पहचान क्या है, लेकिन एक बात तय थी कि वह साधारण व्यक्ति नहीं है। तुम्हारी असली पहचान क्या है? अन्ना ने दूसरी बार आर्यन से यह सवाल किया। वह जानना चाहती थी कि यह आदमी जो उम्र में उससे ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा है, इतना प्रभावशाली कैसे था। अन्ना ने हल्का मुस्कान भरा तिरस्कारपूर्ण लहजा अपनाया। क्या मैंने तुम्हें पहले नाम नहीं बताया था? अगर तुम सच में जानना चाहती हो तो खुद पता लगा लो। अन्ना ने गहरी सांस ली और आगे कुछ नहीं पूछा। जैसे ही कार रुकी उसने सीट बेल्ट खोली और चुपचाप बाहर निकल गई। आर्यन भी उसके पीछे कार से उतरा। जब अन्ना बिना रुके हवेली की ओर बढ़ने लगी तभी आर्यन ने उसे आवाज लगाई, अन्ना। उसके कदम ठिठक गए। आर्यन के चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ रहस्यमयी चमक थी। मुझे तुमसे कुछ कहना है, उसने कहा। अन्ना ने अचरज से उसे देखा। क्या? आर्यन ने अपनी जेब में हाथ डाला और बेपरवाही से कहा, मैंने हाँ कर दी और मेरी माँ ने भी। अन्ना की भौं सिकोड़ गई। उसे तुरंत सीन की बात याद आई जब उसने सगाई तोड़ने की बात की थी। किस बात पर हाँ कर दी? आर्यन ने हल्का सा सिर झुकाया और मुस्कुराया। मैं तुम्हारी सगाई राघव से तोड़ने का इंतजार करूंगा और मेरी माँ तुम्हें अपनी बहू के रूप में अपनाने के लिए राजी हो गई है। अन्ना अवाक रह गई। आर्यन ने उसकी ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, हालांकि तुम अभी छोटी हो, लेकिन कुछ साल और तुम सही तरीके से इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाओगी। उसका लहजा हल्का सा मजाकिया था, लेकिन उसमें छुपी गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अन्ना को लगा जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे किसी ऐसे खेल में खींच लिया जिसका वह हिस्सा बनना ही नहीं चाहती थी।